हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे हम इनको। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर सिटीजन्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। हिंदी में इन्हें मौलिक अधिकार बोला जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? तो ये जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसके पार्ट थर्ड में दिए गए हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, एप्लीकेबल है टू ऑल सिटीजन्स, सम टू नॉन सिटीजन्स टू। तो जो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए तो एप्लीकेबल है ही है सबको। बट कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं, जो ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान में, जो कि फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं, उन पर भी लागू होते हैं, है ना। जैसे आर्टिकल 14 हो गया फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से। एंड इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स। और अगर फंडामेंटल राइट्स का जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनका कोई उल्लंघन करता है या उनका जब भी कुछ होता है वायलेशन, तो हम इनको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये जस्टिसिएबल है। ठीक है, दीज राइट्स आर दी बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और जो ये राइट्स हैं, जो 12 से लेकर 35 तक हैं मौलिक अधिकार, ये इंडिया के जो डेमोक्रेसी है उसकी बैकबोन है, एक तरीके की रीढ़ की हड्डी। क्योंकि विदाउट देम द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट। और इनके बिना जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह ही रह जाएगा फिर, है ना। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर इंसान के लिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। और स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स जो थे, फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे। ठीक है, पर बाद में संविधान के जो 44वां अमेंडमेंट हुआ, संशोधन 1978 में, वो क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। और इसको जो भारतीय संविधान है उसके पार्ट 12 में आर्टिकल 301 में उसको जोड़ दिया गया। और फिर इसको लीगल लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं रहा फिर ये। जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, उसको हटा दिया गया। अब फिलहाल 6 फंडामेंटल राइट है हमारे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। सबसे पहले है आर्टिकल 12 और 13, द फाउंडेशन, है ना, मौलिक अधिकार की। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट मतलब कि जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है या लोकल बॉडीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना, वो सब स्टेट में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो उसको डिफाइन करता है क्या? आर्टिकल 12, है ना। और आर्टिकल 13, लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। और आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो लॉज हैं, ऐसे लॉज जो हमारे मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को दिए गए हैं, अगर कोई ऐसा नियम या जो कोई भी एक्ट ऐसा आता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो या उसको वायलेट करता हो, है ना, तो वो सारे के सारे लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता। तो ये आर्टिकल 13 के अंडर आता है। थिंक ऑफ आर्टिकल 13 एज अ लीगल फायर वॉल प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम एनी अनफेयर लॉ। तो ये वही बात है, जो आर्टिकल 13 है वो एक तरीके की लीगल फायर वॉल की तरह काम करता है सिटीजन के लिए, है ना। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में? जो भी अनफेयर लॉ बनाए गए होंगे पार्लियामेंट के थ्रू या कोई भी जो दूसरी बॉडी है, अगर उससे कुछ ऐसा लॉ बनाया जाता है जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, अगर उसको वायलेट करता हो कोई भी प्रोविजन, तो वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये 14 टू 18 तक जाते हैं, है ना। जो राइट टू इक्वालिटी है, ये इसके यहाँ तक इसके अंडर में आते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये गारंटीज करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फॉर एवरीवन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? कि जो लॉ के सामने सभी को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हो, है ना, या कोई प्राइम मिनिस्टर। सब सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लॉ के सामने। और सबको इक्वल ही प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का। ठीक है, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये कोई नीचे वर्ग से आता है या कोई जिसकी डिजिग्नेशन ऊपर है या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है,
तो वो सबके सब, चाहे वो एक आम सिटीजन हो या फिर कोई ऊपर बैठा डिजिग्नेशन पे कोई भी इंसान हुआ, वो सबके सब लॉ के सामने इक्वल ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर ऑल और नो स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनीवन। तो ये वही बात है। ठीक है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। ठीक है, लॉ के सामने सारे के सारे इक्वल ही ट्रीट किए जाएंगे। वेदर यू आर अ प्राइम मिनिस्टर और अ स्टूडेंट, द लॉ ट्रीट्स यू इक्वली। ठीक है, तो आप चाहे प्रधानमंत्री हैं या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर फार्मर हैं, सब के सब लॉ के सामने इक्वल ही ट्रीट होंगे। तो ये आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 15 और 16 की। ठीक है, ये भी जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अंडर में ही आते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। तो किसी भी तरीके का भेदभाव स्टेट की तरफ से या किसी भी इंसान की तरफ से रिलीजन के, रेस, कास्ट और सेक्स या बर्थ प्लेस के बेसिस पर नहीं होगा। तो जो भी भेदभाव किया जाता है ना, वो सब यहाँ पर नहीं होगा। आर्टिकल 15 के अंडर में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आर्टिकल 15 जो है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो स्पेशल प्रोविजन जो दिए जाते हैं लोगों को। जैसे इसका एग्जांपल है, सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए अगर स्टेट कुछ प्रोविजन लेकर आती है या लॉ लेकर आती है, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर वैलिड होता है। इसका एग्जांपल है जो 10% कोटा रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है ना, वो आर्टिकल 15 को ही अमेंड करके उसकी क्लॉज को दिया गया है। ठीक है, तो वो एक तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे ही एस सी के जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, जो रिजर्वेशन है उनके लिए, वो भी इसी के बेसिस पर दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहाइबिट करता है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर निकलते हैं, जैसे भारतीय सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है, जैसे वैकेंसी वगैरह, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी, हर सिटीजन को। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। वो किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 16 के। दीज आर्टिकल्स इंश्योर दैट मेरिट मैटर्स नॉट बैकग्राउंड। और ये जो आर्टिकल से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या इंश्योर कर रहे हैं? मेरिट को इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंस दी गई है, नॉट बैकग्राउंड। तो चाहे वो कोई भी रिच हो या पुअर हो, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा और इक्वली ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी आर्टिकल 16 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है इसको, अनटचेबिलिटी को, जो छुआछूत होती है ना उसको किसी भी फॉर्म में, और इसको पनिशेबल ऑफेंस इसको डिक्लेयर करता है। अगर किसी भी तरीके की कहीं भी इस टाइप की छुआछूत जैसी बात या प्रैक्टिस देखने को मिलती है, तो वो एक तरीके का पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 में उसको अबॉलिश कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर कोई करता है ऐसा। और ये क्या प्रमोट करता है? समाज में इक्वालिटी को, कि सब एक तरीके से इक्वली ही ट्रीट किए जाएंगे, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी किसी भी बैकग्राउंड की। ठीक है, तो ये उसको अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। इट मेड डिग्निटी अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। और ये इससे पता चल रहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी चेंजेस था इंडिया के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें, जो भारतीय समाज है उसमें एक क्रांतिकारी ये बदलाव था, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना। इसमें इसके अकॉर्डिंग जो इंसान की जो डिग्निटी होती है, जो उसका स्वाभिमान होता है, उसको राइट अधिकार मिला, ना कि किसी प्रिविलेज को। ठीक है, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये 17। और आज़ादी के 8 साल के बाद 1947 में, उसके 8 साल के बाद जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में लेकर आया गया। ठीक है, उसमें चीज़ों को और भी एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि जिस टाइम पे जो इम्पीरियलिज्म था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, या जो यूरोपियन जो देश थे,
उनके टाइम पर जो टाइटल्स दिए जाते थे लोगों को हायरार्की के हिसाब से, वंशानुगत जिसको बोलते हैं, जैसे राजा, महाराजा, राज बहादुर, है ना, राज साहब, इस तरीके के जो टाइटल दिए जाते थे ना लोगों को, उन टाइटलों को आर्टिकल 18 के बेसिस पर खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, वो अब प्रोहिबिटेड कर दिए गए, क्योंकि ये जो थे वो स्टेट के सामने इक्वालिटी के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनके अगेंस्ट थे जो टाइटल्स थे। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स होते हैं वो अभी भी उनको रखा गया है, जैसे कर्नल, मेजर, इस तरीके के जो टाइटल्स होते हैं वो इस आर्टिकल के एक्सेप्शंस हैं। जैसे नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये जो अवार्ड होते हैं उनके पहले किसी भी इंसान को इन अवार्डों के नाम लेके जो बुलाया जाता है ना, तो वो अभी भी इसके अबोलिशन के बाहर हैं। ठीक है, तो वो इसके एक्सेप्शंस हैं। तो आर्टिकल 14 टू 18 ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आते हैं। ठीक है, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक सारे के सारे कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल हमने यहाँ अभी देखे। अब आते हैं आर्टिकल 19 टू 22, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, जो फ्रीडम के बारे में बताता है, किस किस कौन कौन सी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो हर सिटीजन के पास ये जो फ्रीडम है वो अवेलेबल है। आपको फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, असेंबली का राइट मिला हुआ है ना, पीसफुल विदाउट आर्म्स आप असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं आप अपनी, मूवमेंट कहीं भी जा सकते हैं पूरे देश में, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। इससे क्या होता है? नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो जाती है। ठीक है, रेजिडेंस कहीं भी आप रह सकते हैं, और प्रोफेशन कोई भी जो प्रोफेशन है आप अपना सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको फ्रीडम्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हर सिटीजन को दी गई है। विदाउट दिस डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। और इससे पता लग ही रहा है कि इसके बिना जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र भारत का, वो इनकम्प्लीट है। दिस आर्टिकल गिव्स अस अवर वॉइस, क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमें हमारी आवाज़ देते हैं। ठीक है, वॉइस बनते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर इंसान क्या ही करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है, और ये हर टाइम, थोड़े से टाइम पीरियड के बाद जो न्यूज़ में बना रहता है, इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी, है ना, अनलिमिटेड हैं या क्या हैं, इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है तो उसकी क्या लिमिट है, वो कहाँ तक वैलिड है। तो इस तरीके की बातें हमें न्यूज़ में देखने को मिलती रहती है। ठीक है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आर्टिकल 20 जो है वो कन्विक्शन के रिगार्डिंग बात करता है, जैसे इसको आप जो कन्विक्ट हैं, या और वो प्रूफ भी है कि इसी ने ऐसा क्राइम किया है या ऐसा ही काम जो भी ऑफेंस है वो किया है, वो प्रूफ भी है, और आप उसके सारे राइट्स ले लोगे तो ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर ट्रायल के साथ उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऑफेंस होता है और उसको वो कन्विक्शन, जो कन्विक्ट हो जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके ऐसा नहीं है कि उसके सारे के सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। उसको भी राइट्स है कि एक प्रॉपर ट्रायल हो, और उसको भी अपनी तरफ से कहने का पूरा अधिकार है। ठीक है, कन्विक्शन क्या होता है? दोषी ठहराया जाना, है ना। इट हैज 3 मेन सेफगार्ड्स। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मीनिंग यू कांट बी पनिश्ड फॉर समथिंग दैट वाज नॉट इलीगल व्हेन यू डिड इट। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का क्या मतलब है? कि आपको उस एक्शन के लिए सजा नहीं दी जा सकती कि जब आपने किया था तो उस टाइम तो वो लीगल था, बट अब अगर प्रेजेंट में देखें, जैसे 2004 में आपने कुछ किया, कोई ऐसा काम, तो वो उस टाइम लीगल था, इलीगल नहीं था, और वो अब 2025 में, 2025 में उसी सेक्शन को अब इलीगल कर दिया गया, है ना। तो आपने वो काम जब लीगल था उस टाइम किया था, तो उस एक्शन के लिए अब आपको या किसी भी सिटीजन को सजा उस बेसिस पर नहीं दी जा सकती। ठीक है, कि आपने उस टाइम पर ऐसा किया था और अब ये इलीगल माना गया है तो आपको सजा दी जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो का यही मतलब है। ठीक है, वो जो कि आर्टिकल 20 के अंदर आता है। दूसरा, नो डबल जेओपार्डी। इसका क्या मतलब है? यू कांट बी ट्राइड एंड पनिश ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम।
तो इसका ये मतलब है कि जो अगर आपने कोई क्राइम किया है और उसको उसके लिए आपको एक बार सज़ा मिल चुकी है, तो सेम क्राइम के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो नो डबल जेओपर्डी, इसका यही मीनिंग है और ये भी आर्टिकल 20 के अंदर ही आता है। एंड नो सेल्फ इंक्रीमेशन, मतलब यू कांट बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि खुद के कहने से, गवाही देने से कि हाँ मैंने ये क्राइम किया था, आपको फोर्स किया जा रहा है और उसके बेसिस पर आपको पनिश नहीं किया जाएगा जब तक एक सब्सटैंशियल प्रूफ ना आ जाए, ठीक है? तो आप कोई भी अगर खुद से कबूल कर लेता है तो वो एक वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो ये सब आर्टिकल 20 के अंडर आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है? तो अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सबसे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सरकार आपकी जिंदगी या आज़ादी तब तक नहीं छीन सकती जब तक कि वह प्रॉपर एक कानून प्रक्रिया का पालन न करे, है ना? और इसका मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है कि आप सिर्फ जिंदा हैं, सम्मान के साथ जीना भी इसमें शामिल है, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। और आपको राइट्स है कि आपको एक सुरक्षित जो वातावरण है या साफ पानी और जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं, वो सब की सब आपको एक स्टेट में मिलें। और यहाँ तक कि स्टेट को खतरनाक जो कामकाजी परिस्थितियों से सुरक्षा जो प्रदान कराना या इंश्योर करना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है? और जो दूसरी टर्म है इसमें पर्सनल लिबर्टी, इसका क्या मतलब है? पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना, स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने और बिना किसी वैलिड रीज़न और प्रोसीजर के गिरफ्तार या हिरासत में ना लिए जाने की आज़ादी कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल 21, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना इम्पोर्टेंट? यहाँ तक कि राइट टू प्राइवेसी जो है, वो नाउ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो जो प्राइवेसी का अधिकार है, वो भी अब आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का अब अधिकार है, ठीक है? और ये कब जोड़ा गया था इसमें? 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें ये बोला गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है? जो कि राइट टू लाइफ से जुड़ा है। लाइफ इज इक्वल टू क्या है? डिग्निटी, प्राइवेसी, सेफ्टी, वही बात जो अभी हमने समझी, ठीक है? कांट बी टेकन विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस, और ये कब तक नहीं छीने जा सकते? जब तक कि जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो ना कर लिया जाए। तो दिस आर्टिकल कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम पर्सनल फ्रीडम टू क्लीन एयर एंड प्राइवेसी। तो ये जो आर्टिकल है अपने आप में हर एक चीज़ को कवर करता है ज़िंदगी से जुड़ी, ठीक है? चाहे वो पर्सनल फ्रीडम हो या फिर जो साफ हवा, और यहाँ तक कि जो प्राइवेसी है तुम्हारी, उसको भी प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। नेक्स्ट आता है, इसी का अमेंडमेंट है आर्टिकल 21 ए, ठीक है? इसको अमेंड करके इसमें जोड़ा गया था 21 में, राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है? एवरी चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो हर बच्चे को जो 6 से 14 साल तक के हैं उनको अधिकार है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन लेने का, ठीक है? तो उनका ये बच्चों का अधिकार है, जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, कि उनको फ्री और जो ज़रूरी शिक्षा है वो उनको दी जाए। और ये कब जोड़ा गया था? 86 अमेंडमेंट से 2002 में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2009, और फिर इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लाया गया। तो हम इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वीडियो में हमने आर्टिकल 12 से लेकर 21 ए तक को अभी तक समझने की कोशिश की, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स हैं 35 तक, वो वीडियो के अगले पार्ट में उनको कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।